मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फिर यही चीज़ हमें दिया हुआ है कि हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें इसी पैसेज को फॉलो करते हुए आंसर करना है। तो हमारे जो सबसे पहला वाला अनसीन पैसेज आ जाता है वो है द वर्ल्ड ऑफ एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस के ऊपर ये हमारा पूरा पैसेज है जिसको मैं पढ़ाना शुरू करूँ। तो द वर्ल्ड ऑफ एंशिएंट ग्रीस वाज अ म्यूजियम ऑफ सिटी स्टेट्स ईच विद इट्स ओन गवर्नमेंट लॉज एंड कल्चर। तो इसके अंदर वही चीज़ बताया गया है कि जो ग्रीस का जो एंशिएंट ग्रीस का वर्ल्ड था, मतलब जो एंशिएंट ग्रीस की दुनिया थी, वो कई सारे सिटी और स्टेट्स के मिलजुल करके तब जा करके वो बनी थी। अगर आप मोज़ेक का मीनिंग जान रहे हो तो फिर इसका मीनिंग यही है कि किसी भी चीज़ के किसी अलग अलग तरीके की चीज़ों से मिक्स हो करके जब कोई अच्छी या फिर सुंदर चीज़ बनी हुई हो तो उसे ही द एंशिएंट वर्ल्ड ऑफ ग्रीस कहा गया है। इसके अपनी अलग अलग सरकारें थी, अलग अलग लॉज थे और अलग अलग कल्चर थे। उस टाइम पर इसे कंट्री तो नहीं बुलाया जाता था, बस इस सभी एक पूरा एरिया था जिसके अंदर अलग अलग सिटीज़ और स्टेट्स कंबाइन होकर के रह रही थी। आप इंडिया का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। Despite this political fragmentation, a strong sense of shared identity united the Greeks। मतलब वही चीज़ इसके अंदर रखा है कि अलग अलग पॉलिटिकल टुकड़े होने के बावजूद भी ये सभी के पास अपनी एक शेयर्ड आइडेंटिटी थी। शेयर्ड आइडेंटिटी मतलब कई सारे लोग अपनी आइडेंटिटी शेयर करते थे, एक जैसा मानते थे सभी को। और वो क्यों, इसके बारे में आप बताया गया। They spoke a common language, worshipped the same gods and participated in pan-Hellenic festivals। मतलब वही चीज़ थी कि ये सभी के सभी एक ही जैसे भगवानों की पूजा करते थे, एक ही जैसी भाषाएं बोला करते थे और पैन हेलेनिक फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट भी किया करते थे। पैन हेलेनिक का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ऑल, और हेलेनिक मतलब ग्रीक, यानी कि ऑल सभी के सभी ग्रीक के लोगों के लिए फेस्टिवल्स। तो सच एज ओलंपिक गेम्स, तो ओलंपिक गेम्स कहा जाता था वहाँ के उन फेस्टिवल्स को। This shared heritage fostered a sense of kinship and competition that transcended political rivalry। तो फिर इसके अंदर यही चीज़ बता रखा है कि ये जो फेस्टिवल होते थे ये उनकी पहले की हेरिटेज को आप क्या कह सकते हैं, मतलब प्रथा आप कह सकते हैं, या फिर पहले विरासत के तौर पे जो उनके पहले के लोगों ने अपनी तरफ से चलाई और आगे वो बढ़ाते ले गए। ये लोगों के अंदर एक किनशिप और कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता और एकता की भावना जगाते थे, चाहे उनके बीच में कितनी ही पॉलिटिकल राइवलरी ही क्यों ना हो। द ग्रीक्स लव फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स लेड टू breakthroughs in philosophy, mathematics and science, while their artistic and architectural achievements continue to inspire awe। तो इसके अंदर हमें यही चीज़ बताया गया है कि जो ग्रीक्स का प्यार था इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को लेकर के। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स यानी कि जीवन जीने का तरीका और उसे कैसे, मतलब जीवन और उसे जीने के तरीके के ऊपर जब लोग स्टडी करते हैं उसे ही आप फिलॉसफी कहते हैं, जिसके चलते हुए उन्होंने अपना मैथमेटिक्स और साइंस और साथ ही में उनका आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट इतना ज़्यादा अचंभा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको अचंभे में डाल देगा, मतलब आपको एकदम से शॉक कर देगा कि कितना बेहतर तरीके से उन्होंने अपने उस चीज़ को अचीव कर लिया था उस टाइम के अंदर। The Parthenon, a temple dedicated to the goddess Athena, stands as a testament to their architectural power, architectural prowess and aesthetic sensibility। तो फिर इसके अंदर यही चीज़ बताया जाता है कि जो पार्थेनन उनका एक मंदिर हुआ करता था जो कि उनकी एक देवी अथीना के ऊपर था, वो उनका एक टेस्टिमेंट था, मतलब वो उन्होंने एक चीज़ प्रूफ करके दिखाई थी कि उनका आर्किटेक्चर कितना अभी से ही
कितना स्ट्रांग हो चुका है और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी उसका दिखने में भी वो काफ़ी सुंदर दिखता था। आपको वहाँ पर अभी इसके अंदर अथीना के टेम्पल की फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन ये उनके टाइम के कई स्टैचूज़ में से एक का एग्जाम्पल है कि उस टाइम के अंदर उन्होंने इस तरीके के स्टैचूज़ बनाने लग गए थे। और यहाँ पर आपको उनका आर्किटेक्चर दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से उन्होंने इसके एस्थेटिक यानी कि इसकी सुंदरता पर भी काम किया हुआ है। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि व्हाट यूनाइटेड द एंशिएंट ग्रीक सिटीज डिस्पाइट देयर पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स। तो फिर इसके अंदर वही चीज़ बता रखा है कि इतनी सारी एंशिएंट सिटी स्टेट्स को एकजुट कैसे, मतलब कैसे वो एक साथ में एकजुट होकर के रह रहे थे, उन्हें ऐसा किसने बनाया। तो फिर इसके अंदर वही चीज़ बता रखी है। नहीं, अभी आप बोल लेना, मैं एक बार ये पूरा समझा दूँ ना। अभी इसके अंदर 4 पैसेज हैं इन टोटल। तो फिर इसके अंदर वही चीज़ बोल रखा है कि डिस्पाइट द पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी यूनाइटेड ग्रीक्स। तो ये उसके आंसर्स में से एक है। दे स्पोक अ कॉमन लैंग्वेज, वर्शिप्ड द सेम गॉड्स एंड पार्टिसिपेटेड इन पैन हेलेनिक फेस्टिवल सच एज ओलंपिक गेम्स। तो ये उसका आंसर है आपके पहले क्वेश्चन का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है। नेम 2 फील्ड्स इन विच द एंशिएंट ग्रीक्स मेड सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज। तो इसके अंदर यही चीज़ बता रखा है कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें थी जिसके अंदर जो हमारे ग्रीक्स थे उन्होंने एक अच्छा ब्रेक थ्रू किया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट उन्होंने अपनी हासिल कर ली थी। तो फिर इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्या? कोई भी बोले। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है कि हाँ, इसका आपको आंसर ये मिल सकता है। द पार्थेनन, a temple dedicated to the goddess Athena, stands as a testament to their architecture, prowess and aesthetic sensibility। या तो आपका आंसर ये हो सकता है, नहीं तो आपका जो दूसरा आंसर हो सकता है वो हो सकता है The love for intellectual discourse led to breakthroughs in philosophy, maths and science। इसके अंदर कोई भी आपसे 2 पूछे गए, तो फिर आप इनमें से कोई भी 2 लगा सकते हैं, सारे लगाने की जरूरत नहीं है। What is Parthenon and what does it symbolize? तो फिर इसके अंदर हमें पार्थेनन के बारे में यही चीज़ पता चलता है कि द पार्थेनन जो था वो उनकी एक देवी अथीना का मंदिर था, जो एक टेस्टिमेंट था इनके आर्किटेक्चर को, वो प्रोवेस और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को लेकर के, कि उनका आर्किटेक्चर कितना स्ट्रांग हो चुका था और उनकी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी यानी कि किसी भी चीज़ को सुंदर कला बनाने की उनकी काबिलियत कितनी बेहतर हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाता है। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज that means a collection of diverse elements। तो फिर अब इसके बारे में मैं एक बार आप में से कोई भी एक बताना चाहेगा कि ये इसका आंसर कहाँ पर मिल सकता है। कोई भी एक वर्ड जो कि आप देख सकते हो। Find a word in the passage that means a collection of diverse elements। कई सारे एलिमेंट्स के मिलने से जो एक चीज़ बनती है उसको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड कौन सा? जोर से मोज़ैक। तो फिर ये हो गया हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर। और ये हमारा 5th क्वेश्चन है। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ ओलंपिक गेम्स इन एंशिएंट ग्रीस बेस्ड ऑन द पैसेज। तो फिर इसके अंदर यही चीज़ पूछा गया है कि आप किस निष्कर्ष पर आते हैं ओलंपिक गेम्स के जो एंशिएंट ग्रीस का था उसके बारे में इस पैसेज के हिसाब से। तो फिर उसका आंसर भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। दिस शेयर्ड हेरिटेज, मतलब ये द ओलंपिक गेम्स शेयर्ड हेरिटेज, दिस नहीं आएगा, शेयर्ड हेरिटेज फोस्टर्ड अ सेंस of kinship and competition that transcended political rivalries। तो इसके अंदर यही चीज़ बताया गया है कि जो ये हमारे उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले
गेम्स थे उन्होंने एक तरीके की एकता की भावना सब में जगा के रखी थी, एक तरीके की कंपटीशन को सभी के अंदर बना करके रखा था। और तो और इसी की वजह से उन्हें अपने पॉलिटिकल राइवलरीज से उठ खड़े होने का एक मौका भी मिला। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आ रहा है अनसीन पैसेज नंबर 2, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Industrial Revolution beginning in Great Britain in the late 18th century was a period of profound technological and social change। तो ये चीज़ बताई जाती है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसकी शुरुआत हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में लेट 18वीं शताब्दी में, जो कि एक पीरियड था टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंज का। प्रोफाइंड का मतलब डीप, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज, यानी कि इतना बड़ा सोशल चेंज पहले नहीं देखा गया था। इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीगेरियन हैंडक्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमीज टू दोज डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग। तो यही चीज़ इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर पूरी की पूरी मार्केट शिफ्ट हो जाती है, सिर्फ एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ों से उठ करके जो इंडस्ट्रीज थी वो डोमिनेट करने लग जाती हैं, जिसके अंदर मशीन से मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाती है। की इनोवेशंस लाइक स्टीम इंजन एंड पावर लूम रेवोल्यूशनराइज्ड प्रोडक्शन, मेकिंग गुड चीपर एंड वाइडली अवेलेबल। तो फिर इसके अंदर वही चीज़ बता रखा है कि इसके अंदर के जो मेन रेवोल्यूशंस थे मतलब इनोवेशंस, वो थी हमारी स्टीम इंजन यानी कि भाप वाली जो इंजन होती है, और हमारा पावर लूम। पावर लूम यानी कि इससे आप अपना कपड़ा बुनते हैं, जिसकी वजह से जितने भी ये चीज़ें थी, अगर कोई भी इंसान हाथ से बनाएगा तो इस चीज़ को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये चीज़ मार्केट में कम होगी। लेकिन ये चीज़ जैसे ही जल्दी बनने लग जाएगी और कई सारी बनने लग जाएगी तो इसकी कॉस्ट भी कम होने लगेगी और लोगों को ज़्यादा आराम से मिलेगी। However, this progress came at a cost। लेकिन ये जो प्रोग्रेस थी, ये जो इन्होंने पूरी की थी, ये एक कॉस्ट के साथ में है। The rapid growth of factories led to the rise of urban centers, often poor sanitation and crowded living conditions। तो फिर इसी के साथ में ये बताया जाता है कि इसका वजह से फैक्ट्रीज की इतनी ग्रोथ की वजह से जो अर्बन सेंटर्स थे मतलब जो शहरी इलाके थे उनका एकदम से विकास बहुत तेज़ी से होने लगा, जिसकी वजह से पुअर सैनिटेशन यानी कि वहाँ पर साफ़ सफाई की इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं था। क्योंकि कुछ लोग होते हैं तो फिर आपको मैनेज करने में आसानी होती है, लेकिन एकदम से जब इतनी भीड़ पड़ने लगती है तो फिर आपको साफ़ सफाई करने में दिक्कत होने लगती है, चीज़ों को संभालने में। Poor sanitation and crowded living conditions. Workers including many children endured long hours and dangerous environments for low wages। तो इसके अंदर यही चीज़ बताई जा रही है कि जो वर्कर्स थे जिनके अंदर कई सारे बच्चे भी थे, उन्हें सहन करना पड़ा बहुत लंबे घंटों के काम को, वो भी एक डेंजरस एनवायरनमेंट में, वो भी बहुत ही कम वेजेस यानी कि बहुत कम सैलरी के लिए। The harsh realities sparked the beginning of labor movements and calls for social reforms, shaping the modern world in unexpected way। तो फिर वही चीज़ थी कि इसी तरीके के एनवायरनमेंट के चलते हुए लेबर्स के मूवमेंट यानी कि उनकी आप क्रांति कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हुई, जिसने नए तरीके के सोशल रिफॉर्म्स यानी कि नए तरीके के रूल्स के लिए मांग की, जिससे उनके ऊपर जो इस तरीके की दिक्कतें आ रही थी कि उन्हें इतना क्राउड में रहना पड़ रहा था, वहाँ पर ढंग से साफ़ सफाई भी नहीं हुआ करती थी, और तो और उनके इतना सारा काम करने के, इतने डेंजरस एरिया में काम करने के बावजूद भी उनकी सैलरी जो इतनी नहीं थी, इस तरीके के रूल्स की उन्होंने मांग की। तो इसके हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर एंड व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन। तो ये चीज़ हमें साथ यहाँ पर बता रखी है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, कोई बोलता है
आपको अगर बोलना है तो फिर आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं बोलना तो फिर अभी मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। ठीक, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिनिंग इन ग्रेट ब्रिटेन इन द लेट 18th सेंचुरी। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि कब हुआ था, 18th सेंचुरी, और कहाँ हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में। What were two negative consequences of the Industrial Revolution mentioned in the text? तो फिर दो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि the rapid growth of factories led to the rise of urban centers, often with poor sanitation and crowded living conditions. और workers, including children, may endured long hours and dangerous environments for low wages. ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। How did the Industrial Revolution impact the economy and the availability of goods? तो फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरीके से इकोनॉमी पर इफेक्ट डाला और गुड्स के अवेलेबिलिटी पर भी। तो फिर इसके अंदर आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, जो इकोनॉमी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इट मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीगेरियन हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी टू दोज डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि इकोनॉमी में आपके जो पहले हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी आपकी, वो शिफ्ट हो गई थी आपकी इंडस्ट्री पर, जहाँ पर मशीनों से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। और वो मेकिंग गुड्स चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल, जिसकी वजह से जो गुड्स थे वो सस्ते हो चुके थे और बहुत ही वाइड रेंज में अवेलेबल हो चुके थे। तो ये आपका दूसरा पैसेज भी एंड हो चुका है। ये रहा आपका तीसरा पैसेज और इसका नाम है द मोनार्क बटरफ्लाई। तो ये रही आपकी बटरफ्लाई, अच्छी है ना, मैंने फोटो छापी इसकी। द मोनार्क बटरफ्लाई इज नोन फॉर इट्स इनक्रेडिबल लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। अगर किसी को भी पता हो तो फिर जितने भी जीव होते हैं, कई सारे तरीके के जीव होते हैं जो कि सर्दी के समय पर अपना काम करने के बजाय वो खाने को इकट्ठा करते हैं और एक सेफ जगह पर जाकर के सो जाते हैं। या तो वो सोते हैं, नहीं तो वो उड़ करके कहीं और ही चले जाते हैं उस जगह से, जब तक कि वहाँ पर ठंड का मौसम कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए और उनके लिए वापस से सेफ ना हो जाए। तो फिर इसके अंदर बता रखा है कि ये जो बटरफ्लाई अपने लॉन्ग रेंज, वो इनक्रेडिबली लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन के लिए जानी जाती है। ये बहुत दूर तक माइग्रेट करती है। ईच ऑटम मिलियंस ऑफ दीज बटरफ्लाइज फ्रॉम अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका फ्लाई साउथ टू ओवर विंटर इन द फॉरेस्ट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिको। तो फिर इसके अंदर हमें यही चीज़ बता रखी है कि कई सारी जो ऐसी मिलियंस मतलब मिलियन 10 लाख होता है, और मिलियंस यानी कि आप कई लाखों में कह सकते हैं इन्हें। ऐसा भी हो सकता है 27, 28, ये काफ़ी आगे तक नंबर जाता है। ये उड़ करके जाती है सेंट्रल मैक्सिको। सेंट्रल मैक्सिको जो है वो आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ के जंगलों तक। और अगर किसी को ओवर विंटर का मतलब ना समझ में आ रहा हो, ओवर विंटर यानी कि विंटर को ओवरकम करने के लिए, विंटर में सर्वाइव करने के लिए। दिस जर्नी कैन कवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स एंड इट इज़ अ मल्टी जनरेशनल रिले। मतलब वही चीज़ बता रखी है कि ये 1000 ऑफ माइल्स कवर करते हैं। 1 मील 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है, और 1000 माइल एक इतनी छोटी छोटी सी बटरफ्लाई अगर कवर कर रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। और ये तक बता रखा है कि ये सिर्फ एक बटरफ्लाई नहीं करती, इनका मल्टी जनरेशनल होता है। यानी कि अगर इसने किया है तो फिर उसके बाद में इसका बेटा या फिर आगे की जनरेशन भी कर रही होगी, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, यानी कि इनके ग्रैंड चाइल्ड भी उसी को कवर कर रहे होंगे एक ही जर्नी को, सिर्फ 1 विंटर को पूरा करते करते। द बटरफ्लाइज दैट लीव फॉर मैक्सिको आर नॉट द सेम ones that will return in the spring. They lay their eggs along the way, and it is their great grandchildren
that will eventually complete the return trip north. तो फिर वही चीज़ है कि जो भी बटरफ्लाइज मैक्सिको पहुंच जाएंगी और फिर उसके बाद में आपको लीव कर देंगी वापस से नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए, वो वही बटरफ्लाइज नहीं होती, वो उनके पोते होते हैं, पोते पोतियाँ वगैरह, क्योंकि वो बीच में अपने अंडे देते हुए जा रहे होते हैं। Scientists are still studying how these tiny insects navigate such complex and lengthy journey. तो फिर यही चीज़ बताई जा रही है कि किस तरीके से ऐसे जो इस तरीके के जो कीड़े होते हैं वो अपना इतना लंबा जर्नी कैसे नेविगेट कर पाते हैं। हमें तो गूगल मैप वगैरह लगता है, ये लोग कैसे नेविगेट कर लेते हैं। तो अब ये हमारे थर्ड पैसेज के क्वेश्चन आ गए। 3 क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोनार्क बटरफ्लाई नोन फॉर। तो फिर इसका आपको आंसर मिल जाएगा यहीं पर। वैसे तो सभी देखे हैं, आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर मैं एक बार बता देता हूँ। द मोनार्क बटरफ्लाई इज नोन फॉर इट्स इनक्रेडिबल लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। तो ये अपने लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन के लिए जानी जाती है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, वेयर डू मोनार्क बटरफ्लाइज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट टू फॉर द विंटर्स। मतलब जो ये हमारी मोनार्क बटरफ्लाई है, ये माइग्रेट कहाँ करती है नॉर्थ अमेरिका से विंटर्स के लिए। तो यही चीज़ बता रखी है कि मिलियंस ऑफ दीज बटरफ्लाइज, ईच ऑटम भी आप जोड़ सकते हैं, मिलियंस ऑफ दीज बटरफ्लाइज फ्रॉम अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका फ्लाई टू ओवर विंटर इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिको। तो वही चीज़ इसके अंदर बता रखी है कि नॉर्थ अमेरिका से ये सारी बटरफ्लाइज पार करती हैं, वो भी जंगलों तक। मतलब जो सेंट्रल मैक्सिको है, मैक्सिको का जो सेंट्रल एरिया है, वहाँ तक ये फ्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द पैसेज इज द माइग्रेशन अ वन वे ट्रिप फॉर द सेम ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, एक्सप्लेन व्हाई। तो वही चीज़ इसके अंदर पूछ रखी है और जिसके बारे में हमने अभी अभी जाना भी था कि जो एक ही बटरफ्लाई होती है वो इसके लिए वन वे ट्रिप ही कैसे हो जाती है। वन वे ट्रिप यानी कि आप सिर्फ एक तरफ जा रहे हो, आप वापस नहीं आ सकते। तो वही चीज़ बता रखी है कि द बटरफ्लाइज दैट लीव फॉर मैक्सिको lay their eggs along the way and it is their great grandchildren that will eventually complete the return trip north। तो ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो अब आ गया है हमारा लास्ट और चौथा अनसीन पैसेज। इसका नाम है द ग्रेट पांडा। पांडा देखे हुए ना, इसकी फोटो लगानी सही है। कुंफू पांडा की आदत अच्छी लगती है। हाँ, वो बेहतर है वैसे ही तोते पांडा। द ग्रेट पांडा, अ सिंबल ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इज नेटिव टू द बैम्बू फॉरेस्ट्स ऑफ साउथ सेंट्रल चाइना। तो वही चीज़ बता रखी है कि जो हमारे द ग्रेट ग्रैंड पांडा है वो है सिंबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के। मतलब इन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अच्छी बड़ी अचीवमेंट के तौर पे भी माना जाता है। हाँ, क्या चीज़? जाइन पांडा। ये जाइन पांडा, मैंने कुछ गलत नहीं बोलिए। अच्छा सॉरी। हाँ, तो फिर वही कि इन्हें एक अच्छी अचीवमेंट के तौर पे सिंबलाइज किया जाता है, जो कि अपने जिनका मतलब नेटिव यानी कि जो कि मोस्टली रहने वाले हैं बैम्बू फॉरेस्ट्स के ऑफ साउथ सेंट्रल चाइना। चाइना के बैम्बू फॉरेस्ट्स के साउथ एरिया के सेंट्रल चाइना के। दीज सॉलिटरी क्रिएचर्स आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड वाइट कोट्स एंड देयर स्पेशलाइज्ड डाइट। मतलब ये जो जानवर होते हैं ये अपने ब्लैक और वाइट कलर की जो इनके ऊपर कोट यानी कि जो इनका कलर होता है उसके लिए जाने जाते हैं, और इनकी एक अलग तरीके की खास तरीके की डाइट के लिए, मतलब जो इनका खाना पीना है। A panda's diet consists almost exclusively bamboo, which is low in nutrition
तो यही चीज़ है कि जो पांडा की डाइट होती है वो एक्सक्लूसिवली यानी कि खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ बैम्बू के ऊपर होती है, जो कि न्यूट्रिशन के मामले में काफ़ी लो होते हैं। तो आप देखते हो ना कई सारे तो अलग अलग लोगों की तक डाइट अलग होती है, जो साउथ में रहता है अलग होती है, जो पंजाब में रहता है अलग होती है, तो वैसे इनकी ये बता रही है बैम्बूज। This forces them to eat up to 12 to 38 kilograms of it every day, spending a significant portion of their lives eating. तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पांडा है ये बहुत अपना टाइम, क्योंकि न्यूट्रिशन में इतना लो होता है कि ना बहुत सारा खाना पड़ता है और उसे खाने में इतना सारा टाइम लग जाता है और कितना बैम्बू खा जाता है सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। मतलब जब तक आपको नहीं लगता कि आपके शरीर में एनर्जी आई है आपको खाता रहना पड़ता है, और बैम्बू लो एनर्जी है तो फिर इन्हें 12 से 38 किलोग्राम खाना पड़ता है। मतलब हम सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होगा, कोई अगर 12 किलो ऐसे डंबल ही उठाए तो फिर उसे वेट पता चल जाता है। तो सोचो ये इतना तो 12 से 38 किलोग्राम तो खा लेते हैं, जिसकी वजह से इनका वो सिग्निफिकेंट पोर्शन यानी कि इनका मैक्सिमम जो लाइफ का पोर्शन होता है, ये सोचो अगर आप 24 घंटे में से आप 12 घंटे उठे रहते हो तो फिर उसके अंदर से आप अपने 7 से 8 घंटे सिर्फ खाने में ही लगा रहे हो। तो ये कह सकते हैं इनका मोस्टली लाइफ ऐसी रहता है, सिग्निफिकेंट पोर्शन खाने में ही लगा रहता है। पांडास वर वंस एन एंडेंजर्ड स्पीसीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि पांडास जो थे वो एंडेंजर्ड स्पीसीज थे, मतलब इनको अपनी जान का खतरा था, क्योंकि इनकी जो हैबिटेट थे यानी कि जो जहाँ पर ये रहते हैं इनके रहन सहन का एरिया उसका लॉस हो रहा था, उसको नुकसान हो रहा था। क्योंकि वही चीज़ें जब भी इंसान विकास करता है तो फिर कई बारी हम प्रदूषण वगैरह इतना सब कुछ करते हैं तो कई बारी जानवरों को उनके हैबिटेट में लॉस होने लगता है। और तो और पोचिंग यानी कि इनका हंट किया जा रहा था। However, thanks to extensive conservation efforts, including the establishments of protected reserves and breeding programs, their population has begun to recover. तो वही चीज़ इसके अंदर बता रखी है कि एक्सटेंसिव तौर पे यानी कि भारी तौर पे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स थे, मतलब इन्हें बचा के रखने के जितने भी एफर्ट्स उन्होंने अपनी मेहनत की, अपनी कोशिश की, और साथ ही में इनके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स यानी कि इन्हें एक तो बचा करके रखना, जितने भी हंटर्स वगैरह जो भी इनका वो कर रहे थे, इनको हंट कर रहे थे, इनका शिकार कर रहे थे, उनसे बचा करके रखना, और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स यानी कि इन्हें इनकी आबादी बढ़ाने के लिए हेल्प की जा रही थी, जिसकी वजह से अब इनकी पॉपुलेशन वापस से रिकवर कर रही है। मैं इतना बोलूँगा, रिकवर एक ऐसा वर्ड है जो कि आप हर समय यूज़ नहीं कर सकते। जब आपको कभी लॉस होता है और आप उससे वापस से एक नॉर्मल स्टेज पर आने लगते हैं, अपने पहले की जो आपका एक नॉर्मल स्टेज था, स्टैंडर्ड आपका वैल्यू, तो फिर उसे हम रिकवरी में गिनेंगे। हम इसे प्रॉफिट में इसीलिए नहीं गिनते, रिकवर एक वर्ड ही है। इनकी पॉपुलेशन को लॉस हुआ तभी अभी रिकवरी कर रहे हैं। द पांडास इम्प्रूव्ड स्टेटस फ्रॉम एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल on the IUCN Red List is considered a major success story in the world of conservation। तो फिर वही चीज़ इसके अंदर बता रही है कि आपका जो पांडा की स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आई है, कि जो पहले वो अनडेंजर हुआ करते थे, मतलब जो वो खतरे में रहा करते थे और वल्नरेबल थे, कि मतलब काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी, अब वो जो रेड लिस्ट में जो थे, इसके एक इनका आ गया IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर उन्होंने इन्हें रिजर्व किया हुआ, उनकी लिस्ट में होंगे, तो फिर अभी उससे उभर रहे हैं। तो फिर ये उनकी मेजर सक्सेस स्टोरीज में से एक है। ऐसी कई सारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होती हैं। अब जैसे कि कई बार टाइगर्स की कमी होने लग जाती है, इंडिया में शायद टाइगर्स की कमी हो गई। तो फिर व्हाट इज द, अभी हमारा क्वेश्चन आगे लास्ट हमारा आंसरिंग पैसेज है, उसके ये 3 क्वेश्चन दिए हुए, 4 सॉरी। व्हाट इज द प्राइमरी फूड सोर्स फॉर जाइंट पांडा? जाइंट पांडा का प्राइमरी फूड सोर्स क्या है? सभी एक साथ बोल सकते हैं और जोर से? हाँ, बैम्बू।
तो फिर वही हमें उसका आंसर अगर हमें पूरी तरीके से देना हो तो फिर वो हमें यहीं पर ही मिल जाएगा। A panda's diet consists almost exclusively of bamboo। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। What physical characteristics are giant pandas known for? तो फिर उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे हमें पता है कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें बताया जाता है कि दिस सॉलिटरी क्रिएचर्स, सॉलिटरी मतलब कि वो लोग जिन्हें एकांत पसंद हो, ये सभी बाकी जीवों के बीच में इतना रहना पसंद नहीं करते, ये अपने में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल जैसे इंट्रोवर्ट मैंने बताया था कुछ टाइम पहले। तो फिर ये डिस्टिंक्टिव है, मतलब डिस्टिंक्टिव का मीनिंग ये होता है दूसरों से अलग। जब आपके पास में कोई ऐसी खूबी होती है जो कि आपको दूसरों से अलग बनाती है, ये दूसरों से अलग है क्योंकि इनके ब्लैक और वाइट कलर की कोट्स के लिए, इनके ऊपर जो ब्लैक और वाइट कलर की कोट यानी कि इनका जो कलर है, और इनकी डाइट जो कि स्पेशलाइज्ड है बैम्बूज के ऊपर। आप इसके अंदर स्पेशलाइज्ड डाइट्स एक्सक्लूसिवली ऑफ बैम्बू, ये आपको ऐड कर देना है। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फिर ये आपका हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन, व्हाई वर जाइंट पांडास वंस एंडेंजर्ड स्पीसीज? तो फिर जाइंट पांडास एक टाइम पर खतरे में बताई जाने वाली, मतलब कि खत्म होने वाली स्पीसीज में क्यों थे? तो फिर आपका जो आंसर मिलेगा, पांडास वर वंस एंडेंजर्ड स्पीसीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। मतलब जो उनके रहने सहने का तरीका था, जो उनका जगह थी, उसके अंदर गिरावट आने की वजह से और उनकी जो हंटिंग हो रही थी उसकी वजह से वो एंडेंजर्ड थे, मतलब वो खतरे में थे। तीसरे क्वेश्चन का भी मिल गया। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द रिकवरी ऑफ द पांडा पॉपुलेशन? तो पांडा पॉपुलेशन की रिकवरी में किस चीज़ ने हेल्प करी? तो वही चीज़ हमें बताई जा रही है। थैंक्स टू क्या हुआ, कुछ बोला? Thanks to extensive conservation efforts, including the establishment of protected reserves and breeding programs, यानी कि प्रोटेक्टिव रिजर्व्स यानी कि कुछ पांडा को रिजर्व करके रखा हुआ था, यानी कि बचा करके रखा हुआ था, और उन्हें ब्रीडिंग प्रोग्राम में रखा गया था कि वो अपनी आबादी आराम से बढ़ा सके, खाना पीना सब कुछ खुद से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फिर ये हमारा हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है, सभी को समझ आया क्या?